पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासकीय कार्यों में अनियमितता के कारण एक शिक्षिका निलंबित, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी। उकवा में हुआ तेंदुए का शिकार, वारासिवनी में अवशेष सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। साहब के बंगले के लिए लाखों रुपए खर्च, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर कर्मचारी। जैन धर्म के गुरुजनों के प्रथम नगर आगमन मंगल प्रवेश पर सभी धर्म के लोगों ने किए गुरुजनों के दर्शन। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों को खाद की हो रही भारी किल्लत। और अब खबरें विस्तार से। प्रभारी कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कानाटोला की शिक्षिका इमला पारधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही शाला में पदस्थ अन्य शिक्षक जिलेश्वरी रांगडाले के अनियमित रूप से शाला आने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। प्राथमिक शाला कानाटोला के शिक्षकों के द्वारा लॉकडाउन की अवधि में मोहल्ला क्लास लगाया जाना था और इसकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग का कार्य जन शिक्षा केंद्र टंटाटोला के शिक्षक नरेंद्र चचाने और आर के बल्ले को करना था, लेकिन उनके द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आयकर भरने वाले उपभोक्ताओं को रियायत बिजली बिल नहीं देने के संकेत प्रदेश सरकार ने पिछले माह जनवरी में जरूर दिए थे, लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इसके चलते बिजली वितरण कंपनी फरवरी में पुराने पद्धति से ही बिजली बिल देगी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के द्वारा 100 यूनिट पर 100 रुपए बिजली बिल की सुविधा केवल संबल कार्ड हितग्राहियों को दी गई थी। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम इंदिरा गृह ज्योति योजना परिवर्तित कर दिया था। सभी उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक रियायत बिजली बिल सुविधा दे दी थी। पिछले साल वर्ष 2020 में सत्ता परिवर्तन में शिवराज सरकार के वापस लौटने के बाद यह रियायत सुविधा दी जा रही है, लेकिन जनवरी माह में सरकार इनकम टैक्स धारकों को सब्सिडी नहीं देने की योजना बनाई थी और उसने अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है। देखिए, अभी तो जितने भी उपभोक्ता हैं सबको जो छूट के दायरे में आ रहे हैं सबको छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि इनकम टैक्स पेई को उसमें छूट का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे भी निर्देश आएंगे तो फिर उस हिसाब से हमारी कंपनी काम करेगी। बालाघाट श्री संघ के प्रबल पुण्योदय से शासन प्रभावक मधुरभाषी परम पूज्य जीन पीयूष सागर सुरेश्वर जी मशा आदि थाना 6 बालाघाट गौरंग कांकरिया कुलदीपक परम पूज्य श्री समर्पित रत्न सागर जी माशा का 13 फरवरी को नगर में प्रथम बार आगमन हुआ। इस अवसर पर सुबह 7:30 बजे शहर के जयस्तंभ चौक में मंगल प्रवेश व इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्म के धर्मावलंबियों के साथ साथ सभी धर्म के धर्मावलंबी गुरुजनों के दर्शन लाभ के लिए उपस्थित रहे। गुरुजनों के मंगल प्रवेश और आगामी कार्यक्रम के विषय में श्री पारसनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अजय लूनिया ने पूरी जानकारी विस्तार से दी। आचार्य परम पूज्य श्री जीन पीयूष सागर
आज खरतर गच्छाचार्य नवयुग तीर्थ प्रणेता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब और बालाघाट गौरव परम पूज्य समर्पित रत्न सागर जी महाराज साहब का प्रथम बार बालाघाट की धरती पर शुभागमन हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में यह भव्य शोभा यात्रा PWD रेस्ट हाउस जैन स्तंभ से निकलकर हनुमान चौक, अम्बेडकर चौक और मुख्य मार्ग से होते हुए पार्श्वनाथ भवन में इसका समापन मंगलाचरण के माध्यम से आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ और आचार्य भगवान का श्री संघ के द्वारा अभिनंदन किया गया गीतों के माध्यम से और वक्तव्यों के माध्यम से और अंत में आचार्य भगवान को संघ की ओर से कामली उड़ाई गई और फिर उनके द्वारा मंगलिक प्रदान की गई। प्रतिदिन उनके प्रवचन पार्श्वनाथ भवन में 9 बजे से रहेंगे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाएगा। वैलेंटाइन डे को लेकर शहर के मुख्य बाजारों में टेडी बेयर गिफ्ट आइटम से सज चुके हैं और व्यापारियों ने भी ये उम्मीद लगाई है कि वैलेंटाइन डे पर उनके व्यापार में इजाफा होगा। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे को प्रेम के प्रतीक के तौर पर युवाओं के द्वारा मनाया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति को दर्शाने वाले इस दिन को लेकर जहां युवाओं में उत्साह रहा है, वहीं कुछ लोगों के द्वारा इस दिन को हिंदू संस्कृति के विपरीत बताया गया है। इस संदर्भ में युवाओं से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे वैसे तो पाश्चात्य संस्कृति को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रेम का अपना एक अलग ही महत्व होता है। प्रेम के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं हो सकता और युवाओं को एक मर्यादा में रहकर इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रेम अपने माता पिता से भी किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो वैलेंटाइंस डे है, एक युवा होने के नाते आज एक सोशल मीडिया में जो चल रहा है वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, रोज़ डे, ये सब एक वेस्टर्न जो अमेरिका कल्चर है वो कल्चर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेम का कोई दिन नहीं होता। हर तरीके से हम प्रेम इज़हार कर सकते हैं, चाहे वो प्रेम किसी के भी प्रति हो। पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के प्रति हम इतना सब तामझाम करेंगे, मुझे आवश्यक नहीं लगता। अगर प्रेम होता है, प्रेम की अनुभूति होती है, हम कहीं प्रेम व्यक्त कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, अपने अनुसार। इसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक रही युवाओं की बात, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को आज जो वैलेंटाइंस डे का जो ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान ना देकर, ठीक है प्रेम कीजिए, लेकिन उससे अपने तक सीमित रखिए, अपने तक अच्छे से कीजिए। ज़्यादा सार्वजनिक करने की या सब ये पाश्चात्य संस्कृति से इंस्पायर होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वैलेंटाइन डे में ग्रीटिंग कार्ड्स का अपना ही क्रेज बना हुआ है, लेकिन बाजारों से ग्रीटिंग कार्ड्स लगभग गायब हो चुके हैं, जिसके पीछे सोशल मीडिया के वर्चस्व को माना जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में प्रतिष्ठान संचालक रूपेश वैद्य क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। युवाओं में बहुत तो है, लेकिन सामान्य तौर पे उसका वो रुझान दिख रहा है अभी तक। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अपन ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हुजूम बना हुआ है, वैसा नहीं, सामान्य तौर पे चलती है। भैया जैसे कि पहले जो वैलेंटाइन डे बनाते थे, ग्रीटिंग्स चलती थी और काफ़ी कुछ सिल्लियाँ वगैरह रहती थी, लेकिन अभी जो है सोशल मीडिया का भी ज़माना है। दोनों में डिफरेंस मैं ये देखता हूँ कि ग्रीटिंग का क्रेज़ कम हुआ है पहले की अपेक्षा। सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ कि आजकल व्हाट्सएप और ये सब चीज़ में इतनी सारी चीज़ें चले जाती हैं कि ग्रीटिंग इसमें कम चल रही है। ग्रीटिंग का क्रेज़ है, लेकिन हम अगर उसको कंपेरिजन करेंगे 100 में से वो 10% पे रह गया। वैलेंटाइन डे को लेकर युवा वर्ग उद्यानों का रुख करते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी शहर के तमाम गार्डन्स में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। किरनापुर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम मुर्री निवासी एक महिला ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज में 1 लाख रुपए, मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। किरण बोरकर 30 वर्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरनापुर पुलिस ने उसके पति संदीप बोरकर, सास पुस्तकला बोरकर, ससुर सुदेश बोरकर और देवर प्रदीप बोरकर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। 12 फरवरी को सुबह 8 बजे किरण को उसके पति ने हाथ मुक्कों से मारपीट की, जिसके बाद किरण रिपोर्ट करने किरनापुर पुलिस थाने पहुंची। किरनापुर पुलिस ने किरण बोरकर द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति संदीप बोरकर, सास पुस्तकला बोरकर, ससुर सुदेश बोरकर, देवर प्रदीप बोरकर के विरुद्ध धारा 498A, 323, 506, 34 भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने
13 फरवरी को कटंगी में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के द्वारा करवाए गए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस घटना में शहीद वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए ये यात्रा निकाली गई। यात्रा में भारत माता की जीवंत झांकी भी शामिल रही। सिवनी रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। 300 फीट लंबे तिरंगे झंडे को लेकर इन विद्यार्थियों ने शहर का भ्रमण किया और सरकारी अस्पताल मैदान में यात्रा ने विराम लिया। तिरंगा यात्रा का नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जिले के लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोंगर बोड़ी की पहाड़ी में इसी ग्राम के एक व्यक्ति की साजा के पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई। लामता पुलिस ने मृतक नंदकिशोर चौधरी 60 वर्ष की लाश पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदकिशोर चौधरी खेती किसानी का काम करता था, जिसका बेटा विकास चौधरी जिला पुलिस बल बालाघाट में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। 12 फरवरी को 10 बजे नंदकिशोर चौधरी बकरी चराने घर से निकला था, जो शाम तक वापस नहीं आए। 13 फरवरी को सुबह राजकुमार चौधरी ने लेखचंद सिरसाम व अन्य लोगों के साथ नंदकिशोर की खोजबीन की। इस दौरान डोंगर बोड़ी की पहाड़ी के किनारे साजा के पेड़ में नंदकिशोर गमछे से लटका हुआ मिला। दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी के अमले के द्वारा 2 व्यक्तियों को उत्तर सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र उकवा में तेंदुए के 4 पैर के साथ गिरफ्तार कर घासू मरावी हरिलाल मरकाम दोनों को आरोपियों को उत्तर सामान्य वन मंडल परिक्षेत्र उकवा को सौंप दिया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर सूचना मिली थी कि उत्तर सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र उकवा अंतर्गत कुछ लोग तेंदुए के अंग बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के नेतृत्व में वन अमले ने मुखबिर की सूचना पर बताए गए स्थान पर दबिश दी, जहां पर 2 व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपना नाम घासू मरावी 40 वर्ष निवासी माड़ी जालदा उकवा और हीरालाल मरकाम 45 वर्ष पोला पटपरी निवासी बताया, जिसके पास से तेंदुए के 4 पैर, मूंछ के बाल, पेंगोलिन की सीप का ताबीज बरामद किया गया है, जिन्हें दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र वारासिवनी कार्यालय में लाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति ने तेंदुए के पैर तो पता करने के लिए कहा था, जिस पर उकवा के किसी व्यक्ति के पास पैर थे, जिसे 50,000 में खरीदकर आगे वाले व्यक्ति को देने जा रहा था। उक्त तेंदुए का शिकार उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस पर यह मामला उत्तर सामान्य वन मंडल से संबंधित होने के कारण उत्तर सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र उकवा को सौंप दिया गया था। रात को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि ऐसे 4 पंजे लेके कोई मतलब व्यापार कर रहा है, तो उसकी सूचना के आधार पे हमारे जो वारासिवनी परिक्षेत्र के जो अमला है, उसके परिक्षेत्र अधिकारी और उनकी जो टीम है, उनके द्वारा फिर इधर पकड़ की गई, जिसमें हमें 4 पंजे तेंदुए के मिले हैं, जो लगभग 7-8 दिन पुराने समझ में आ रहे हैं, और इसके आधार पे हम आगे इन्वेस्टिगेशन और कर रहे हैं। अभी इसमें ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पा रही है ना, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद है कि आगे के जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बात लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे शिकार के? ये थोड़ा सा इसमें अंधविश्वास देखा जा रहा है कि लोग थोड़ा सा लालच के कारण, झड़ती के कारण, धन वर्षा के कारण उसका मतलब शिकार कर रहे हैं, और इसको हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समितियों के माध्यम से कि कम जो है हमारा बेजुबान जानवर है उनकी शिकार ना हो। सर, ये जो आरोपी हैं गिरफ्तार किए गए हैं, इनके कब्जे से लगातार 10 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से लालबर्रा क्षेत्र की सभी सोसाइटियों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसी स्थिति में सोसाइटियों से रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हो रहे हैं।
रबी की फसल में रासायनिक खाद डालने के लिए दूर दराज से भारी परेशानियों का सामना करते हुए किसान मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भंडारण केंद्र लालबर्रा पहुंच रहे हैं। किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही पीओएस मशीन का सर्वर डाउन होने से कृषकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अभी सोसाइटियाँ बंद है इसलिए दिक्कत पड़ रही है ना। 7 किलोमीटर से थोड़ा वो पावती आधार कार्ड वगैरह जमा करना पड़ता है, उसके बाद में मिल जाए। कौन सा खाद लेके जा रहे हैं? DAP और यूरिया। कितना रेट है उनका एक बोरी का? 1200 रुपया DAP और 270 रुपया यूरिया। सोसाइटी बंद होने की वजह से समस्या बढ़ गई है। भीड़ तो लगी हुई है पर दे रहे हैं कुछ लोग। कल के भी थे कुछ फार, उनको भी छाटे और फिर। तो उधर आपके समनापुर क्षेत्र में कहीं ऐसे गोदाम नहीं है? यहीं आना पड़ रहा है। वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है वहाँ पे सोडा? सोसाइटी में हड़ताल चल रही है अभी। तो आप ही आए हो कि और भी कोई लोग आए यहाँ पे? ये आए ना, भतीजे आए, ये है घोषणा से आए हैं। सोडा डालने की आवश्यकता कहाँ? फसल खेत में, रबी में। ये सोसाइटी की हड़तालों के कारण ये समस्याएं हो रही हैं। सोसाइटी में हड़ताल होने के कारण जो किसान सोसाइटी से रहते थे वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है। अब कुछ नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी हाँ जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो किसानों को जब नगद विक्रय किया जाता है तो एक किसान का जो नगद विक्रय का जो विवरण है वो हम पीओएस मशीन से काटते हैं, लेकिन पीओएस मशीन में सर्वर का दिक्कत बहुत जा रहा है अभी। और सर्वर नहीं जाने के, सर्वर कनेक्शन एरर या फिर सर्वर की जो भी प्रॉब्लम आने के कारण भीड़ ज़्यादा हो रही है और कर नहीं पा रहे हैं। जैसे किसान आ रहे हैं तो उनसे क्या क्या मंगवाया जा रहा है? जी, आधार कार्ड और उनका रकबा, जिसके आधार पे हम खाद का वितरण कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवास बाघ कॉलोनी के लिए शासन के पास कोई नई योजना नहीं है। नतीजा, जर्जर सड़क और टूटी छत के नीचे रहने को ये कर्मचारी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि यह हालात आजकल की बात है, वर्षों से यहाँ लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके सरकारी क्वार्टर्स की मरम्मत नहीं की गई। इस कारण छत जर्जर हो चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकांश सरकारी कर्मचारी क्वार्टर की छत पर पॉलीथीन लगाकर उसके भरोसे बारिश से अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या है इसमें। क्वार्टरों में रिपेयर नहीं होता है यहाँ पे। पर ईयर यानी 5000 रुपया आता है रिपेयर का PWD से, वो तो मिलता ही नहीं, ना ही कोई रिपेयर करने आता है। जी सर, हमारे यहाँ पर मकान है जो बाघ कॉलोनी के सर, बहुत जर्जर स्थिति में है। कभी भी हम लोग के ऊपर खपड़े अपड़े गिरते रहते हैं, उसके पन्नी अन्नी डाल के काम चलाते हैं हम लोग। और उस पानी की समस्या है सर, नल वगैरह बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उसके बाद में सड़क एकदम उखड़ गई है सर हमारे यहाँ। नहीं सर, अभी तो नहीं कराया है। 1-2 बार मतलब आते हैं वो देखने के लिए, ठीक कराने के लिए, बस बरसात में देखने के लिए अपने से मतलब बुलाते हैं हम लोग। तो बाकी तो और कुछ नहीं है सर। अभी मकान की तो जर्जर स्थिति में। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब ये कि थोड़े पुराने मकान हैं, तो आगामी भविष्य में शासन इसको बनाने वाली है, हम सुने हैं, तो अच्छी बात है, बन जाएगी। ये सब बन जाएंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा वार्ड वासियों के लिए। स्थानीय जनों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रथम श्रेणी से लेकर द्वितीय श्रेणी अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह कॉलोनी बनाई गई। अधिकारियों के बंगलों को सिविल लाइन और कर्मचारियों के क्वार्टर को बाघ कॉलोनी नाम दिया गया, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी अपने आवास की मरम्मत लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निवास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। हमारे विभाग में 3 ग्रेड के लोग रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के लोग तो मैनेज कर लेते हैं। अगर वो कमरे पर, शासकीय कमरे पर 2 लाख से 4 लाख तक खर्च करके अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं, कमरा घर बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और जब जो चतुर्थ श्रेणी के, जो थर्ड ग्रेड मतलब लास्ट ग्रेड में आते हैं, वो बेचारे किसी तरीके से बड़ा मुश्किल रह रहे हैं। हर बरसात में उनको एक पन्नी डालना पड़ता है। अगर बिजली के तार नहीं तो अपने को स्वयं से लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि हमको लेबर तक उपलब्ध नहीं होते, हम अपने स्वयं के लेबर लगाते हैं। स्थिति यह है कि जब जिसको रहना है, एक तो शासन की योजना है कि सभी को घर मकान दिया जाए, सभी को घर मकान देने की योजना के तहत, और जब सरकार इरिगेशन डिपार्टमेंट
अब ऐसे स्थिति पे आ गया कि बाहर के लोग भी यहाँ पर के विभाग को छोड़ के बाहर के लोगों को कमरा अलॉट करा रहे। इस विषय पर वार्ड नंबर 14 बाघ कॉलोनी क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद यासिन खान कहते हैं कि उनके द्वारा उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग से अनुमति मांगी गई थी, जो नहीं मिली। देखिए, जब मैं वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद बना था तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो कॉलोनी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा हुआ करता था, जगह जगह पे झाड़ियाँ रहती थी और मैंने 5 वर्षों में कोशिश करा कि यहाँ से कचरा मुक्त इस कॉलोनी को बनाया जाए, और जिसमें आप देख भी सकते हैं कि कॉलोनी आज पूरी कचरा मुक्त है, कहीं भी आपको ऐसे कचरे के ढेर नज़र नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे रोड प्रमुख समस्या है, क्योंकि कई वर्षों से PWD ने यहाँ पे अपनी रोड बनाया था और मेरे को यहाँ की NOC मिल नहीं पाई रोड बनाने की। दूरभाष पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री BS अड़मे ने बताया कि वर्तमान समय में लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ क्वार्टर मरम्मत सहित अन्य कार्य के लिए शासन की ओर से कोई योजना नहीं है। हालांकि समय समय पर प्रस्ताव भेजे गए हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शासकीय कार्यों में अनियमितता के कारण एक शिक्षिका निलंबित, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी। उकवा में हुआ तेंदुए का शिकार, वारासिवनी में अवशेष सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। साहब के बंगले के लिए लाखों रुपए खर्च, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर कर्मचारी। जैन धर्म के गुरुजनों के प्रथम नगर आगमन मंगल प्रवेश पर सभी धर्म के लोगों ने किए गुरुजनों के दर्शन। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों को खाद की हो रही भारी किल्लत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।